हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसा रहा आप लोगों का आज का ऑडिट का पेपर? यार पेपर आई थिंक सही साइड पे था, इतना कुछ टफ नहीं था। इनफैक्ट आई वुड से इजी साइड पे ही था। मार्क्स नहीं आते ऑडिट के अंदर, दैट इज़ अ डिफरेंट इश्यू, बट पेपर वॉज एन इजी साइड। आई थिंक यू वुड अग्री विद मी ऑन दिस। क्योंकि पेपर के अंदर ना आपका बैंकिंग का कुछ पूछ रखा था, जितने चेंजेस आए थे कारों का भी एज सच कुछ सिग्निफिकेंट नहीं पूछ रखा था। आपका आरटीपी में 70 से ऊपर ज़्यादा पेजेस का इंट्रोडक्टरी पेजेस थे ऑडिट पे। एंड नॉट मोर देन 10% उससे आया होगा, मतलब 10% भी आई थिंक शायद ही आया, अभी देख लेते हैं। बट पेपर वॉज इजी ऑन इजी साइड। एंड जितने लोगों से बात हुई मेरी, आई मीन फ्रेंड से सेंटर के बाहर, और बाकी दो तीन लोगों से फ़ोन पे भी एक फ्रेंड से हुई, तो पेपर वॉज ऑन इजी साइड। सबने 90 95 इतने तक का अटैम्प्ट करा है। इक्का दुक्का क्वेश्चन तो देखो अटक ही जाता है, वो छोड़ देते हैं या फिर फट्टा मार देते हैं। ठीक है, बट ठीक है। बट ऑडिट में पता है दिक्कत क्या रहती है? दिक्कत ऑडिट में ये रहती है कि हम अपनी लैंग्वेज लिख कर आते हैं, और जो चेकर होता है उसके पास सजेस्टेड आंसर्स होते हैं। दैट इज़ आई मीन सजेस्टेड आंसर्स में उसके पास प्रैक्टिस मैनुअल या फिर स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज होती है। एंड तब हमारे पॉइंट्स और उसके पॉइंट्स जब इकट्ठे रख के देखोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, चाहे पेपर ईजी हो चाहे मुश्किल हो। तो ऑडिट के अंदर चेकर पे बहुत डिपेंड करता है कि हाउ ही चेक्स द पेपर। बिकॉज एस एफ एम या एफ आर या फिर कॉस्टिंग के अंदर यहाँ पे तो आपके रेडीमेड आंसर्स हैं। इनफैक्ट लॉ के अंदर भी आपके मोस्टली केसेस बन जाते हैं कि क्या रहेगा, क्या प्रोविजंस हैं। बट ऑडिट इज़ समथिंग विच इज़ अलॉट डिपेंड्स अपॉन द चेकर, कि वो आपके आंसर्स को कैसे पढ़ता है, वेदर ही रीड्स एंड या वेदर ही जस्ट टेक्स द आंसर। सो एनीवेज यार, वो तो देखो सेकेंडरी इशू है। बट पेपर वॉज ईजी, राइट। सो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि पेपर कैसा था, मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आपको ही पता ऑडिट का पेपर है तो इतना डेप्थ में डिस्कस कर हम भी नहीं कर पाएंगे आप लोगों के साथ। तो ऐसे ही एक बार देख लेते हैं, ऊपर ऊपर से। आपको देखना है देखो, आगे की वीडियो नहीं देखनी तो बंद कर दो, भाड़ में जाए। ठीक है, तो फिर भी लेट्स सी। तो क्वेश्चन वन, इसके अंदर आपका ए चला जाता है एक्स वाई कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्स वाई कंपनी बिकम्स डिस्क्वालीफाइड, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड, जब तक कूलिंग पीरियड वो सर्व नहीं करते पूरा। मतलब ए का कूलिंग पीरियड जो है वो सर्व नहीं होता। एंड सेकेंडरी इसमें हमें ये भी लिखना था कि कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी, दैट हैज़ टू बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, उसके बाद आ जाओ आप सेकेंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। इसके अंदर आपका 55% शेयर होल्डिंग था। हाँ, आई मीन कंसोलिडेशन का ये क्वेश्चन था कि व्हाट आर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मैंने तो इसमें एस 600 का जिक्र करा है कि अदर ऑडिटर के वर्क को यूज़ कैसे करते हैं, कि हाउ मच ऑफ द एक्सटेंट ऑफ विच द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर शुड बी कंसीडर्ड। ठीक है, उसका मतलब जो भी उसने क्वालिफाई करा है अपनी रिपोर्ट के अंदर, ओपिनियन वगैरह, उसका हमारे ऑडिट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना इम्पैक्ट आएगा, ब्ला 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 ब्ला। आपको मतलब पता ही है कि भाई ऑडिट में तो चलता ही यही है। ठीक है, सी पार्ट आपका 65% शेयर्स ये था, 25%। तो इस केस में हमें एज पर AS 21 जो डेट देखनी होती है, एज एट दी बैलेंस शीट एंड देखनी पड़ती है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन होगा, ट्रीटमेंट गलत है अकाउंटेंट का। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें वो नहीं लिखना था, आई डोंट थिंक कि वो लिखना था कि दे हैव एक्वायर्ड फॉर टेम्पररी और टेम्पररी पर्पस। तो उस केस में AS 13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट यहाँ पे कुछ टेम्पररी का जिक्र करा नहीं हुआ। एंड उस केस में भी कंसोलिडेशन ज़रूरी होता है एज पर शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट्स। सो इसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम AS 21 के साथ साथ कंपनी एक्ट का शेड्यूल 3 का रेफरेंस दे सकते हैं, बट आंसर तो वही रहेगा कि कंसोलिडेशन होगा। डी पार्ट आपका व्हेन रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेंस लेवल, ये PM का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसके अंदर आपका SA 315 एंड SA 330 का जिक्र होना था, और इसके अंदर हमें वही लिखना था कि ही शुड रिजॉर्ट टू ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। एंड बस ऐसे इसको लंबा चौड़ा NT वो करना था, और डिटरमाइन द NT ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। बाकी वेदर ही शुड कंटिन्यू द वर्क और नॉट। ठीक है, मतलब ही शुड विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ़ ही कंसीडर्स दैट द रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस इवन आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन का फिर ए पार्ट आ जाता है, रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल के लिए ऑडिट प्लान क्या बनाएंगे। तो दिस वाज EDP ऑडिट। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, मतलब पता सबको नहीं है, मुझे भी नहीं पता था यार। मैं तो इसमें वो लिखाया 2 अप्रोचेज EDP कंट्रोल्स प्रॉब्लम्स, जो ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है वो, और EDP के कंट्रोल्स लिखाया, कैट की टेक्निक्स लिखाया। तो इसमें बाकी ऑडिट का प्लान लिखना था पूरा। ठीक है, वो प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर है, 6 पॉइंट्स हैं। आई डोंट थिंक नंबर मिलेंगे इसमें।
उसके बाद फिर आपका एनीवेज बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर डिपॉजिटरी पर्पस लिखना था, ठीक है, ये VM का ही क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको ये सब लिखना था कि वेदर इट इज़ मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, ये भी मुझे अच्छे से नहीं आता। सी पार्ट आपका है शुड सेलेक्ट सैम्पल आइटम्स इन सच अ वे दैट द सैम्पल कैन बी एक्सपेक्ट टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ये आपका PM में भी नहीं था क्वेश्चन, ये ऐसे 530 हमें डिस्कस करना था बस। उसके बाद आपका थर्ड का ए पार्ट भी भाई मुझे 2 के कौन सा सी पार्ट की तरह ही लग रहा था। तो एनीवेज बस इसके अंदर हमें सिंपल मेथड्स लिखने थे और आपके 5 मेथड हैं। फर्स्ट है रैंडम, सेकंड है सिस्टमैटिक, थर्ड है मॉनिटरी यूनिट, फोर्थ है हैप्जार्ड एंड फिफ्थ है ब्लॉक मेथड, ठीक है। फिर आपका बी पार्ट आता है मिस्टर राम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉल्स डिक्लेरेशन। यार ये मेरे हिसाब से मैंने ये प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर देखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर, और प्रैक्टिस मैनुअल में प्रोफेशनल एथिक्स में लिखा है कि ही शैल नॉट बी डीम्ड गिल्टी। बट मेरा एक फ्रेंड है वो कह रहा था कि ये उसने कहीं RTP या फिर कहीं देखा था कि अभी नई लाइबिलिटीज आई हैं ऑडिटर की और इसमें इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पूछ रखा है, तो कुछ 10 ईयर समथिंग का प्रोविजन है कि ऑडिटर शैल आई मीन मिस्टर राम हु इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ही शैल बी लायबल। तो अगर ये एज पर P आप देखोगे प्रोफेशनल एथिक्स दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, तो ये नॉट लायबल है, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट आई थिंक ही इज लायबल, और लायबिलिटी से 10 ईयर्स के लिए वो किसी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक मेरा आंसर गलत है और मेरे फ्रेंड्स का सही है, ठीक है। आई मीन ही शुड बी लायबल। सी पार्ट आपका हाउ डज एन ऑडिटर ऑन द डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन, इसमें आपको ऐसे 402 डिस्कस करना था टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट कि अगर वो सब और आई मीन सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की लेता है तो उस केस में भी आपको बताना था। बाकी बाकी तो सिंपल था, मतलब ही शुड कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन दी, ही शुड कंसिडर हाउ मच व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़र ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑडिटर है उसने एज ऑन डेट क्या कंट्रोल्स की रिपोर्ट दी है एंड इन द ऑडिट पीरियड जो था हमारा उस टाइम उसकी ऑडिट रिपोर्ट क्या है। देन टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट डिस्कस करनी थी, ठीक है। कुछ लोगों ने इसमें SAE 3402 का भी हो सकता है रेफरेंस दे दिया हो, आई डोंट थिंक कि ज़रूरी था बट ठीक है। उसके बाद आपका व्हाट आर द स्पेसिफिक मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ NBFC नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। हाँ तो इसमें RTP के अंदर था चार, याद है आपको 4 कैटेगरीज बनी हुई थी, एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसके अंदर एक था नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, तो उसके अंदर आपका था। और इसमें आपको स्पेसिफिक मैटर्स में लिखना था कि एक तो वेदर प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैव बीन फॉलोड और नॉट, ठीक है, और दूसरा आपको लिखना था कि वेदर प्रूडेंशियल नॉर्म्स हो गया प्रोविजनिंग के, ठीक है, वेदर इट इज़ एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स मतलब अलाउड नहीं है बट इज इट एक्सेप्टिंग और नॉट, वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका था ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट और मैनेजमेंट फ्रॉड। फ्रॉड के केस में आपको 3 चीज़ें लिखनी थी, ऐसे 240 का लिखना था, ठीक है, कि कम्युनिकेशन विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बट क्योंकि मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड था तो इसकी वजह से आपका वो बढ़ जाएगा कि आपके प्रीवियस जो आपको एविडेंसेस मिले थे उनका भी आपका रिलायंस आपको चेक करना पड़ेगा फिर से, और आपको देखना पड़ेगा कि वेदर यू कैन कंटिन्यू दी ऑडिट और नॉट बिकॉज ये मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड है, ठीक है। सेकंड आपको 143 सबसेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट देखना था, दैट इज़ कारो। कारो के अंदर आपकी जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है दैट इज़ आपको वो चेक करनी थी, मतलब उसका जिक्र करना था, ठीक है, फ्रॉड की जो होती है। और उसके बाद आपको 143(12) ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है वो भी आपको रिपोर्ट करना था। उसके अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है इन केस द अमाउंट इन्वॉल्व इज ग्रेटर देन 1 करोड़। तो आपको अल्टीमेटली 3 सेक्शन लिखने थे, SA 240, 143(11) दैट इज कारो एंड 143(12), ठीक है। फोर्थ का बी पार्ट व्हाट इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, वो तो सही है, एज पर दी ऐसे करते हैं हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सैम्पलिंग टेक्निक हैज बीन यूज्ड, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। तो ऐसे 5-6 पॉइंट लिखने थे। उसके बाद व्हाट आर द मेन फेजेज इन कंडक्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट, ये आपका पूरा SA 315 था। 315 के अंदर आइडेंटिफाई रिस्क, एनालाइज रिस्क, आई थिंक, हाँ, डिटरमाइन द एंटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, ठीक है। तो आपको 315 डिस्कस करना था, 4 फेजेस हैं इसके, ठीक है, वही आइडेंटिफाई, एसेस, इवैल्यूएट एंड
NT, आई मीन सब फर्दर प्रोसीजर्स, ठीक है। यू हैव बीन अपॉइंटेड एन एनर्जी ऑडिटर। ये क्वेश्चन फिफ्थ मैंने नहीं करा पूरा, मैंने छोड़ा है ऑप्शन के अंदर, तो मैंने इसका चेक भी नहीं करा। क्वेश्चन फिफ्थ आई डोंट नो क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन सिक्स, लड्डू क्वेश्चन, आई मीन कंपेयर एज कम्पेयर टू जो लास्ट टाइम आया था, दे आर द रेगुलेशंस, दिस टाइम एटलीस्ट इजी था, मतलब कोई बिना पढ़े भी ये कर सकता था, ठीक है। एटलीस्ट 16 में से आई थिंक 8-7 नंबर तो सब ले ही आएंगे इसमें। अब पहला क्वेश्चन था जो थोड़ा ट्रिकी था इसमें, क्वेश्चन 6 का ए पार्ट, क्यूआर कोड। ये क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल में भी नहीं था। अब क्यूआर कोड के अंदर क्या है कि इसके अभी मैंने कहीं पढ़ा था, एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड का एक ओपिनियन आया था कि क्यूआर कोड के अंदर ओनली दोज आइटम्स आर अलाउड विच आर अदरवाइज अलाउड ऑन द विजिटिंग कार्ड, ठीक है। और हम अदरवाइज की बात करें तो अदरवाइज में ये सब चीज़ें अलाउड हैं, तो इसलिए मिस्टर एम वुड नॉट बी हेल्ड लायबल, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका आ गया सर्टिफाइज प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपका SAE 3400 जो आया था, अगर उसको कंप्लायंस करके करता है तो लायबल नहीं है, और उसकी कंप्लायंस नहीं करता तो लायबल है। तो आपको SA 3400 के प्रिंसिपल डिस्कस करने थे थोड़े से, और उसके बाद उसकी कंप्लायंस अजम्पशन लेनी थी। तो आप ये भी लिख सकते हो कि एरो डाल के, कि जैसे कि अगर कंप्लायंस कर रहा है तो गिल्टी नहीं है, और कंप्लायंस नहीं करा तो गिल्टी है, और एनी अजम्पशन यू कैन ऑल्सो टेक। थर्ड आपका आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्पेक्टर रिमाइंडर सेक्रेटरी फॉर्म 18, वेरी इजी क्वेश्चन, येस गिल्टी, हटाओ, शेड्यूल नंबर नहीं याद मुझे, ठीक है। पी चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्ड शेड क्लॉज 11 था शेड्यूल 1 का, आई डोंट नो, पक्का नहीं पता मुझे, बट ये पक्का पता है गिल्टी था। फिर आपका डी पार्ट आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। अच्छा, अगर किसी प्रैक्टिशनर को साथ में कोई दूसरा बिजनेस या प्रोफेशन करना होता है अदर देन अकाउंटेंसी, उसको परमिशन लेनी पड़ती है। तो कुछ चीज़ों के लिए तो आईसीआई ने जनरल परमिशन दी हुई है, कुछ चीज़ों के लिए स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसके लिए ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स के लिए जनरल परमिशन नहीं है, इसके लिए स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगेन इसमें आप अजम्पशन ले सकते थे कि उसने स्पेसिफिक परमिशन ली है तो ही इज़ नॉट गिल्टी, और स्पेसिफिक परमिशन नहीं ली तो ही इज़ गिल्टी, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, 4 पॉइंट थे। पहला जो था ऑडिटर्स राइट टू लियन, ये कमल गर्ग सर का फेसबुक पे पोस्ट अभी भी आया है कि ये शायद क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग एरर था। एनीवेज मैंने फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट नहीं करा था। सेकंड पार्ट आपका आ गया प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर कंपनीज एक्ट, वही कि ब्रांच के अकाउंट्स भी होने चाहिए, एज पर रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, सारे अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे होने चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर रखे होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें थी। सी पार्ट आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिट रिपोर्ट आपका रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ऑडिट सर्टिफिकेट आपका एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है। ऑडिट रिपोर्ट आपका ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है, ऑडिट सर्टिफिकेट आपका ट्रू एंड करेक्ट व्यू बताता है। ऑडिट सर्टिफिकेट आपका ऑडिट के अंदर जो आपको चीज़ें मिलती हैं बीच बीच में, उसको किसी भी चीज़ को सर्टिफाई करने के लिए ऑडिटर यूज़ करता है, एंड रिपोर्ट एंड में इशू होती है, ठीक है। दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ ऑडिट। इंक्वायरी, इंक्वायरी एज वन ऑफ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस। इंक्वायरी का लिखना था, SA 500 का रेफरेंस देना था। SA 500 के अंदर आपका इंटरनल एक्सटर्नल टाइप की इंक्वायरी हो सकती है, इंक्वायरी रिटर्न हो सकती है, इंक्वायरी ओरल हो सकती है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, ठीक है। फिर आपको थोड़े एग्जाम्पल दे सकते थे आप कि इंक्वायरी फ्रॉम लाइक एक्सटर्नल इंक्वायरी हो सकती है डेटर से, बैंक से, बैलेंस कंफर्मेशन के लिए एक्सटर्नल इंक्वायरी, और इंटरनल इंक्वायरी आपके एम्प्लॉयज से हो सकती है, आपकी फाइनेंस टीम से हो सकती है, आपकी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफिकेशन के लिए हो सकती है, ठीक है। फिर ई पार्ट आपका वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू एन इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट की जो आप कॉन्ट्रैक्ट्स, नहीं कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर जो रेट्स फिक्स बाय इरडा हैं, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, शायद इरडा, इरडा ने जो रेट्स फिक्स करे हैं एज पर द रेट्स, आपको प्रीमियम उनको कमीशन पे करना था। एंड बाकी एक दो पॉइंट और थे कि डिसबर्समेंट्स चेक करनी है आपको, ठीक है, एज पर द स्टेटमेंट गिवन बाय इंश्योरेंस एजेंट आपका कमीशन पे होना चाहिए। तो अल्टीमेट, तो फ्रेंड्स आई थिंक मोटा मोटा हमने डिस्कस कर ही लिया है पेपर, ठीक है। तो पेपर सभी को आई थिंक ईजी लगा है आज का, ठीक है। कोई बंदा ये नहीं कह के निकलेगा कि मैं फेल हूँ, वो अलग बात है कि बहुत लुढ़क सकते हैं इस पेपर में, क्योंकि आईसीआई की लैंग्वेज का हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या लैंग्वेज चेक करती है, बट पेपर वॉज ऑन ईजी साइड। चलो ऑल दी बेस्ट, एंड आई विश कि हम लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं ऑडिट के अंदर भी। एंड ओके, लेट्स फोकस ऑन
लॉ ना हो, बस लॉ का निकल जाए। तो जिन लोगों का फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो रहा है सो वो चिल मारेंगे, और सेकंड ग्रुप वाले फिर कॉस्टिंग डी टी इसका के लिए रोएंगे, सो आई डी टी ऑल्सो। सो एनी वेज ऑल दी बेस्ट एंड विश यू ऑल दी लक कि आपका ऑडिट क्लियर हो जाए। ओके, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर लॉ ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।